पॉलिटिकल साइंस, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। अध्याय 1, संविधान क्यों और कैसे। तो यहाँ पर हम लोग जो इस अध्याय के अंतर्गत देखेंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, संविधान क्यों, इसकी आवश्यकता ही क्यों, संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इन सभी मुद्दों पर हम लोग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर संविधान की आवश्यकता ही क्या है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संविधान की आवश्यकता है। और संविधान क्या करता है ना, तो संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। दरअसल तालमेल बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि चूँकि हम लोग कहीं न कहीं समूह में रहते हैं, और जब समूह में रहते हैं तो समूह की विशेषता होती है कि उसमें एक रूपता नहीं होती है, उसमें भिन्न भिन्न लोग होते हैं, भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे भिन्न भिन्न लोग, अलग अलग लोग तो रहेंगे, वहीं अलग अलग धर्म के आधार पर लोग रहेंगे, अलग अलग निष्ठाएँ होती है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कुछ आस्तिक भी, कुछ नास्तिक भी हो सके, तो तरह तरह के लोग मिलते हैं धर्म के लोग। वहीं दूसरे तरह के अगर देखें तो व्यवसाय के आधार पर भिन्नताएँ दिखती है हमें, कोई हलवाई होगा, कोई सुनार होगा, कोई लोहार होगा, कोई चिकित्सक होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई मजदूर होगा, कोई किसान होगा, कोई दुकानदार होगा, तो तरह तरह के लोग में देखने को मिलते हैं। योग्यताएँ भी समाज में सभी लोगों की अलग अलग होती है, कोई आपको और साक्षर मिल सकते हैं, कोई साक्षर मिल सकते हैं, कोई 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, इंटर पास, BA पास, MA पास, PhD पास, यानी मतलब तरह तरह के योग्यताधारी आपको एक ही समाज में मिलते हैं। भिन्न भिन्न शौक रखने वाले मिलते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को गाना पसंद ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को खेलना पसंद होता है, कुछ लोगों को नृत्य करना पसंद होता है, कुछ लोगों को पढ़ना, या कुछ लोगों को सिनेमा देखना। तो समाज में जितने भी लोग होते हैं सबों की रुचि एक जैसी नहीं होती है। आर्थिक स्तर पर भिन्नताएँ देखने को मिलती है, कहीं अमीरी अधिक होता है, कहीं गरीबी अधिक होता है, कहीं निम्न मध्यम वर्गीय लोग दिखते हैं। तो उम्र के आधार पर भी एक ही समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, कोई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो तरह तरह उम्र के आधार पर भी होती हैं, स्त्रियाँ होती है, पुरुष होते हैं। तो कहने का मतलब कि भिन्न भिन्न लोग में भिन्न भिन्न भिन्नताएँ पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हर कोई अपनी अपनी मनमर्जी का चलना चाहेगा तो यहाँ पर फिर विवाद का होना तय है। किसी मुद्दे और किसी मुद्दे को लेकर यदि विवाद की स्थिति जैसे बन जाती है, तो किसी मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति कितना संपत्ति रखेगा, या सभी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, या किसी जगह पार्क बनना चाहिए, तो कहने का मतलब कुछ भी मुद्दों पर यदि विवाद की स्थिति बनती है तो यहाँ पर आवश्यक यह है कि सारे लोगों में सहमति जैसी बात होनी चाहिए, अन्यथा विवाद की स्थिति में अशांति होगी, शांति का वातावरण नहीं रहेगा, विवाद की स्थिति अशांति को बनाए रखेगा। वहीं ये शांति स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कोई बुनियादी नियम हो जिस पर सारे लोग, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, भिन्न भिन्न शौक के, भिन्न भिन्न योग्यताओं के, भिन्न भिन्न व्यवसाय के आधार पर, भिन्न भिन्न धर्म के आधार पर, तो सबों में किसी मुद्दे पर सहमति होनी चाहिए। सहमति के साथ साथ जो नियम हो इसके बारे में, उसके बारे में सबों को जानकारी हो, और इनके साथ साथ जो कुछ नियम बनाया जाए सबों के लिए, ताकि उसमें सबों का हित हो और सभी को उसका पालन करें। नहीं पालन करने पर न्यायालय द्वारा उसे लागू कराने की व्यवस्था हो, करने के लिए उस नियम में विश्वास बना रहे और आपस में समन्वय हो, तभी लोग शांति से रह सकेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान जो है, यह संविधान इसी चीज़ को, इसी लक्ष्य को, इसी आवश्यकता को पूरा करता है। वो एक ऐसा बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है जिसमें कि समाज के सभी सदस्य न्यूनतम समन्वय के साथ आपस में मिलजुल कर विश्वास के वातावरण के साथ रहते हैं। उनको देखें तो निर्णय निर्माण की विशिष्टता है। तो यहाँ पर संविधान में ऐसी बातें होती है कि जो समाज के लिए सर्वसम्मति वाली बुनियादी नियम बनाया जाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर बात होती है कि भिन्न भिन्न मतों में हर लोग अपना अपना बात रखते हैं, तो किनका मत सर्वश्रेष्ठ होगा यह कौन तय करेगा। तो इस प्रश्न का जब हम उत्तर तलाशते हैं तो हम पाते हैं कि यह तय करना पहले ज़रूरी हो जाता है कि समाज में नियम बनाएगा कौन। वैसे तो हर कोई चाहे कि मेरा नियम बात चले, तो यहीं पर कौन नियम बनाएगा, तो यह पहले ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान जो है दरअसल यही बात तय करता है, संविधान में यह बात बताता है कि कानून कौन बनाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि राजतंत्र में राजा कानून का निर्माण करता है,
वहीं सोवियत संघ जैसी साम्यवादी व्यवस्था हम देखें तो वहाँ निर्णय लेने का अधिकार एक ही पार्टी को था। लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय लेने का अधिकार जनता को होता है। यहाँ पर हम यह समझ लें कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक परिवेश में जनता अपनी राय व्यक्त करती है। तो हम यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि प्रतिनिधि का चयन कैसे होगा, कोई भी कानून बनेगा तो कैसे प्रतिनिधि चयन होंगे, कितने प्रतिनिधि होंगे। तो इन सारी बातों को हमें बताता है हमें हमारा संविधान। और भारतीय संविधान की अगर बात करें तो हमारे संविधान में स्पष्ट है कि कानून कौन बनाती है, तो कानून संसद में बनता है। कानून संसद बनाएगी। संसद अर्थात संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। तो ही कोई विधेयक, कोई कानून का रूप लेती है और संसद ही एक कानून बनाएगी। यह अधिकार संसद को कौन देता है कि संसद में कानून बनाएगा, तो संसद ही कानून बनाएगी। यह अधिकार संसद को संविधान देता है। तो यहाँ पर आप यह समझ लें कि संविधान का दूसरा काम यह भी है, यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ही यह तय कर देता है कि सरकार कैसे बनाई जाएगी। मौलिक होती है कि सरकार भी कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। यहाँ पर इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यह निर्णय लेने की बात जब होती है तो निर्णय कौन करेगा, तो बात होती है यह सरकार लेगा निर्णय। तो वहाँ पर सरकार को कानून बनाने की शक्ति हो जाती है। और अगर यहाँ पर सरकार ही कोई अनुचित कानून का निर्माण कर दिया तब फिर क्या होगा कि आप यही इसी तरह का बस बन सकते हैं, इसी तरह से पूजा कर सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं, किसी भी तरह का यदि आप पर ज़्यादती करती है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कानून भी अनुचित कानून का निर्माण कर सकती है, तानाशाही पूर्वक व्यवहार कर सकती है, किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पर ऐसी बातें, ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि सरकार भी उसका हनन नहीं कर सके। सरकार भी ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती कि आम जनता के अधिकार का उल्लंघन हो। कानून बनाने की सरकार की शक्ति पर सीमाएं लगा दी जाती है और संविधान सरकार की शक्ति को कई तरीके से सीमित करता है। और सबसे अच्छा जरिया संविधान इसके लिए यह व्यवस्था करता है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दे देता है। उस मौलिक अधिकार का कभी उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती है। सरकार की सीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए ही आम लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इस मौलिक अधिकार के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनता को मिल जाती है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिल जाती है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता मिल जाती है, मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इस तरह भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, काम करने की स्वतंत्रता होती है। तो और इन सारे अधिकारों को आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान इसके लिए विशेष परिस्थिति का उल्लेख करता है कि किस परिस्थिति में इस अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सरकार मौलिक अधिकार का भी हनन नहीं कर सकती, उल्लंघन नहीं कर सकती है। इस तरह कहीं न कहीं सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण लगाती है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो समाज की जो आकांक्षाएं होती है उस लक्ष्य को संविधान पूरा करता है। यहाँ पर अगर हम पूर्व के संविधान की स्थिति को देखें कि पहले के संविधान कैसे होते थे, तो वहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति का वितरण होता था, कौन सी संस्थाएं कौन सा निर्णय लेगी और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने की बात होती थी। वहीं 20वीं सदी के संविधान देखें भारत के संविधान जैसे, तो यहाँ पर भारत का संविधान एक सुंदर सा उदाहरण है। यहाँ पर एक सक्षम ढांचा प्रदान करता है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात होती है कि सकारात्मक कार्य दिखते हैं और इस सकारात्मक कार्य के माध्यम से समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य यहाँ पर प्रतिबिंबित होते आपको दिखते हैं। जैसे भारतीय समाज के संदर्भ में देखें तो विविध प्रकार की असमानताएं थी। ऐसे में इस आवश्यकता महसूस की गई कि सरकार की शक्तियों पर तो प्रतिबंध हो, सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं हो बल्कि सरकार को समर्थ बनाया जाए, सरकार को शक्तिशाली बनाया जाए, तभी तो समाज की असमानता को दूर किया जा सका, गरीबी से कड़ाई से निपटा जा सका। और भारत की आकांक्षा रही कि जो जातिगत भेदभाव था वो जातिगत भेदभाव नहीं रहे।
तो यहाँ पर हम यह भी देखते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव जैसी स्थिति थी, गोरे काले के साथ वहाँ भेदभाव किया जाता था। तो लेकिन वहीं भारतीय संविधान निर्माताओं के संदर्भ में देखें तो उनकी यह इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी मौलिक ज़रूरत वह पूरी हो, शिक्षा मिले, सामाजिक सम्मान मिले, आत्मसम्मान की का बोध हो। और भारतीय संविधान हम देखते हैं कि सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करती है, संविधान सरकार को उतनी शक्ति देती है कि वह सकारात्मक कार्य कर सके, लोक कल्याणकारी कार्य कर सके, जनता के कल्याण के लिए कदम उठा सके। भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए इस संदर्भ में, तो प्रस्तावना को देख कर ही आप पता कर सकते हैं कि किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को के माध्यम से जन कल्याण की बात सोची गई है, रखी गई है। और संविधान के मौलिक अधिकार को भी देखें तो आपको यह पता चल जाता है कि जन कल्याण के संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने कितने कदम उठाए। तो हम कह सकते हैं कि संविधान का चौथा काम यह है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान, तो संविधान किसी भी समाज का क्या होता है ना, बुनियादी पहचान होती है। बुनियादी का अर्थ क्या हुआ, तो बुनियादी हुआ प्रारंभिक, आधारभूत, जो उसके लिए आवश्यक है। किसी भी चीज़ के लिए बुनियादी का अर्थ है जो किसी भी चीज़ का मूल आधार है, उसी मूल भाग के आधार पर आगे उसमें कुछ विकसित किया जाता है। तो संविधान समाज की बुनियादी पहचान होती है। संविधान के आधार पर ही आगे समाज को, राष्ट्र को विकसित किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि संविधान जो है वो समाज की बुनियादी पहचान होती है और हर कोई उस बुनियादी नियम पर सहमत होता है। समाज के सभी लोग उस नियमों को मानते हैं कि शासन कैसे होगा, शासित कौन होंगे। संविधान बनने से पहले अनेक प्रकार की पहचान होती है, पर जब सभी कोई एक सिद्धांत पर सहमत हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर भिन्न भिन्न पहचान समाप्त हो जाती है और सबों की एक राजनीतिक पहचान हो जाती है। यह भी देखते हैं कि संविधान का नियम जो है हमें एक विशाल ढांचा प्रदान करता है। वहाँ पर उसके अंतर्गत हम लोग अपने व्यक्तिगत आकांक्षा, लक्ष्य का प्रयोग करते हैं और संविधान व्यक्ति पर यह प्रतिबंध लगा देता है, बंधन लगा देती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि संविधान व्यक्ति को एक नैतिक पहचान देता है कि हम इससे बंधे हुए हैं, संविधान के माध्यम से ही हम चलते हैं। और दुनिया का कोई भी संविधान हो, हर एक देश का संविधान अपने अपने देश के नागरिकों की मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। संविधान का मतलब ये नहीं है कि वो नागरिक की अनदेखी कर देगी, बल्कि नागरिक का हित संवर्धन ही उनका उद्देश्य होता है शासन संचालन के साथ साथ। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि जर्मनी का संविधान, जैसे अगर यहाँ पर हर देश का संविधान अलग अलग स्थिति परिस्थिति बनता है, राष्ट्रीय पहचान संविधान होती है। इसके बावजूद अगर हम जर्मनी का संविधान देखें तो संविधान नस्ल के आधार पर आधार पर जो है बना था। और भारतीय संविधान की बात अगर करें तो यहाँ पर जातीयता या नस्ल जैसी कोई बात नहीं दिखती है। नस्ल का आधार यह था कि आप जानते होंगे कि 1933 में हिटलर सत्ता में आया तो उन्होंने जर्मन नस्ल, जो जर्मन के लोग थे, जर्मन नस्ल के लोग को ही श्रेष्ठ माना, उसी को बेहतर माना और यहूदी को निम्न माना। यहूदी के साथ उन्होंने भेदभाव किया। नाजी दौर का वह दौर याद होगा, वो उसमें नाजी दौर की अवधारणा चल रही थी और हालांकि यह सब उस समय थी। वर्तमान में नस्ल जैसी कोई बात वहाँ पर भी नहीं है। तो हर एक देश के लोगों के संविधान निर्माता अपने अपने समाज के अनुकूल, तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल संविधान का निर्माण करते हैं, लेकिन यह संविधान एक अवधारणा देता है जो कि राष्ट्रीय पहचान बनता है। संविधान की सत्ता को हम देखते हैं। सत्ता एक शक्ति के साथ जिसमें शक्ति जुड़ी होती है और उस अवधारणा को देश के सारे लोग स्वतः मानते हैं, उसे वैधता मिली होती है। तो यहाँ पर संविधान की सत्ता को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, लिखित होता है। इसके प्रावधान हमें बताते हैं
कि राज्य का गठन कैसे होगा, किन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, किन सिद्धांतों पर पब्लिक चलेंगे, शासक चलेंगे, हर एक बात का इसमें जिक्र होता है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझ लें कि हर देश का संविधान लिखित नहीं होता। इसका सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड है। इंग्लैंड के पास लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड का संविधान वो लिखित संविधान, लिखित दस्तावेज नहीं है। लेकिन वो लिखित दस्तावेज होने के बावजूद जो वहाँ पर आखिर संविधान चलाने का कुछ तो नियम होगा ना, तो वहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी एक लंबी श्रृंखला है। जो परिपाटी से देश चल आ रहा है उसी के अनुसार देश चलता है और उसी को वहाँ पर संविधान का रूप दिया गया है, उसी को संविधान कहा गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संविधान एक दस्तावेज होता है या दस्तावेजों का एक संग्रह है, एक पुंज है, जिसके माध्यम से समस्त शासन प्रशासन का संचालन होता है। इसके बावजूद हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ देशों के संविधान तो हैं लेकिन लिखित हैं, पर थोथे शब्द मात्र हैं। शब्द इसका कहने का मतलब जो बातें लिखी गई है पर उसका पालन नहीं होता है और समस्त जन कल्याण की भावना उसमें नहीं होती है। कहीं न कहीं एक ऐसी मानसिकता जो सबों को संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती है, सबों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती है, सबों को उदारवादी मान्यता से सुरक्षित संवर्धित नहीं कर पाती है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका देखते हैं, कैसे प्रचलन में आता है। तो कोई भी संविधान है, इसका मतलब यह है कि कैसे अस्तित्व में आता है, किसने संविधान बनाया, जिसने संविधान को बनाया उसके पास कैसी शक्ति थी, कितनी शक्ति थी, यह भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। कई देशों का संविधान इसलिए प्रभावी नहीं हो सका क्योंकि उसके संविधान जो बनाए थे वे प्रभावी नहीं थे। अनेक देशों का संविधान इसीलिए प्रभावी नहीं हो सका क्योंकि वे सैनिक शासकों द्वारा बनाए गए थे या फिर वो लोकप्रिय नेताओं को द्वारा बनाए गए थे जिन्हें कि समाज में उतना सम्मान नहीं प्राप्त था। इस कारण क्योंकि उसकी वैधता नहीं थी, लोग उन्होंने उसे नहीं माने। तो वहाँ पर अगर हम इस संदर्भ में अगर देखें तो विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान की बात करें तो अपने भारत देश का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, अमेरिका का संविधान, तो इनको बनाने वाले लोगों को समाज की वैधता प्राप्त थी और बखूबी बहुत अच्छी तरीके से आगे भी चल रही है। इसलिए इस सारे संविधान को श्रेष्ठ संविधान का दर्जा दिया गया है। भारत का संविधान आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया था और इस संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से चल रही थी उससे काफ़ी अधिक प्रेरणा लिए थे। उस समय जिस भाव को महसूस कर रहे थे, जिस कमी को महसूस कर रहे थे, व्यक्ति की जिससे आज़ादी की बात महसूस कर रहे थे, व्यक्ति के लिए आवश्यक बात को महसूस कर रहे थे, तो उन सारी बातों को संविधान सभा ने संविधान में स्थान दिया। बनाने वाले लोगों के प्रति लोगों में विश्वास था। यही कारण है कि संविधान जब बनाया गया तो बनाने वालों के प्रति भी विश्वास था, अटूट विश्वास था। इसलिए संविधान को यहाँ भारी वैधता मिली, उसे मान्यता मिली, लोगों ने उसे सहज अपनाया और संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का बढ़ाने का कोई साधन नहीं। संविधान सभा के जो सदस्य थे सिर्फ उनके हित के लिए संविधान नहीं बनाया गया बल्कि सारे देशवासियों के लिए संविधान बनाया गया। कुछ देशों में संविधान बनाने के लिए क्या किया जाता है, जनमत संग्रह किया जाता है। जनमत संग्रह क्या का अर्थ हुआ कि जनमत संग्रह का अर्थ है कि किसी जनता को, देश की जनता के बीच किसी मुद्दे को रखा जाता है, इसमें आप हाँ या ना में सहमति दीजिए। तो ऐसे में लोग वहाँ पर हाँ या ना में सहमति तो देते हैं, लेकिन चूँकि उनके लोकप्रिय नेताओं द्वारा नहीं बनाया जाता है, इसलिए भी संविधान वहाँ प्रभावी नहीं हो पाता है। संविधान के मौलिक प्रावधान, तो संविधान के मौलिक प्रावधान देखें तो हम पहले ये कह सकते हैं कि सफल संविधान, कोई भी जिसका सफल संविधान उसकी विशेषता होती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण है कि लोग संविधान को क्यों माने। लोग में पहले यह धारणा स्थापित होनी चाहिए, विश्वास स्थापित होनी चाहिए, उसको लगे यह मेरे हित के लिए है। यहाँ पर अगर हम यह समझ लें कि कोई संविधान है तो वह किसी अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधा दे, तो जाहिर है जिन्हें सुविधा मिलेगा वो तो उन्हें मानेंगे, लेकिन जिन्हें सुविधान नहीं मिलेगा वो तो फिर उसे नहीं मानेंगे। तो उस संविधान के प्रति सभी लोगों की निष्ठा नहीं रह जाएगी। वहीं यदि किसी को लगेगा कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है
तो फिर वैसी स्थिति में उस संविधान को नहीं मानेंगे। अगर कोई कहीं किसी देश का संविधान है, अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को कम अधिकार मिलता है, तो उन्हें तो लगेगा कि ये संविधान मेरे लिए श्रेष्ठ संविधान नहीं है। तो यहाँ पर संविधान में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि सबों को लगे कि यह मेरे हित में है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, या लोगों को यह विश्वास संविधान को दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय प्राप्त करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराता है समाज के हितों में, सबों के हितों में, और यह छोटा समूह या बड़ा समूह सबों के हित में काम करेगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक किसी की पहचान को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फिर वो संविधान को नहीं मानने लगेंगे। और ये कह सकते हैं कि जो संविधान अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा की गारंटी देता है, उस संविधान की सफलता की दर उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद का देखें। तो नेपाल जैसे है, नेपाल भारतीय पड़ोसी देश से एक उदाहरण दिया गया। 1948 के बाद नेपाल में 7 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948 में, 51 में, 59 में, 1962 में, 1990 में, 2007 में, 2015 में। तो 1990 तक के संविधान जो रहे नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए, वहाँ के राजा द्वारा बनाए गए थे। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी, पर अनेक क्षेत्रों में नेपाल नरेश के पास काफ़ी अधिक शक्तियाँ बनी हुई थी। कई राजनीतिक दलों ने उनका विरोध किया और 2008 में नेपाल में ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर 2015 में नए संविधान को अपनाया गया, संघीय और धर्मनिरपेक्ष ढांचाओं से प्रदान किया गया, लेकिन वर्तमान में उसी आधार पर वहाँ लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक सरकार कार्य कर रही है। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। तो संविधान को हम यह कह सकते हैं कि संविधान में शक्तियों को इस प्रकार से बांट दिया जाता है कि कोई एक संस्था पर ही सारी शक्तियों का एक अधिकार ना हो। कोई एक संस्था है, उन्हीं को सारी शक्ति मिल जाएगी, तो फिर कोई दूसरे को कौन करेगा, तानाशाह बन जाएगा, संविधान को भी हो सकता है वो नष्ट कर दे, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो कोई भी समूह छोटा हो या बड़ा हो, उसे सारा शक्ति नहीं दी जा सकती है। सारा शक्ति कर दी जाएगी तो एकाधिकार हो जाएगा। तो यही कारण क्या होता है ना कि संविधान में शक्ति को इस प्रकार से बांट दिया गया है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों का एकाधिकार ना हो। जैसे अपने देश के संदर्भ अगर हम कहें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण की शक्तियों का पृथक्करण किया है। तीनों को अलग अलग शक्ति के रूप में बांट दिया कि इनकी क्या शक्ति होगी। निर्वाचन आयोग अलग संवैधानिक संस्था है, तो सबों को संविधान अलग अलग शक्ति देती है। और कोई संस्था यदि संविधान को नष्ट करना चाहेगी तो दूसरी संस्थाएं फिर वहाँ पर उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेती है। और भारतीय संविधान में इस संदर्भ में कहा जाता है कि अवरोध और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये उसको आगे तानाशाह बनने से रोकती है और फिर दूसरी संस्थाएं उसमें संतुलन स्थापित करती है। यहाँ पर हम आगे अगर देखें तो कोई भी संस्था है तो वहाँ पर संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम, प्रक्रिया के साथ साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन भी होना चाहिए। ताकि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बाध्यकारी मूल्य, नियम, प्रक्रिया के साथ साथ उनकी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन नहीं होगा तो फिर समय के साथ वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा। इसीलिए समय के साथ वो अपने आप को ढाल सके, इसके लिए आवश्यक है कि बदलती आवश्यकता परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल सके। इसके लिए आवश्यक है कि कार्यप्रणाली में लचीलापन लाया जाए, न तो ज़्यादा कठोर संविधान हो न तो ज़्यादा लचीला हो। क्योंकि अगर कठोर संविधान बनाया जाएगा तो फिर परिवर्तन के दबाव में वो भी नष्ट हो जाता है। लचीला संविधान रहेगा तो फिर समाज को शांति सुरक्षा नहीं दे पाएगा, सरकार के पास कम अधिकार रहेगा तो फिर देश की सभी पब्लिक की रक्षा सही ढंग से नहीं कर पाएगी। इसीलिए लचीला और कठोर दोनों प्रकार की व्यवस्था संविधान में की जाती है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत का संविधान हर प्रकार की व्यवस्था की गई है और हम देखते हैं कि समय के साथ अपने मूल्य की रक्षा कर भी रही है। और यही कारण है कि भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि संविधान की सत्ता मान्य है या नहीं है। इसके लिए कुछ प्रश्न से आपके मन में उठता होगा कि संविधान की मान्यता तब स्थापित होगी जब उन्हें लगेगा लोगों को कि संविधान को किसने बनाया। वो यदि विश्वसनीय रहेंगे तो फिर संविधान को वैधता अधिक मिलेगी। दूसरी ओर क्या संविधान बना में यह सुनिश्चित किया गया, सूझबूझ की शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि कोई एक समूह संविधान
को नष्ट आसानी से नहीं कर सके। और संविधान लोगों की आशाओं का, आकांक्षाओं का पिटारा है। संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं, अर्थात सभी लोगों को लगे कि हमारे लिए यह न्यायपूर्ण व्यवस्था की है। भारतीय संविधान कैसे बना? अगर हम इस बात को देखें तो संविधान सभा ने संविधान को बनाया। इसके सदस्य आज़ादी के पूर्व निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। और संविधान सभा की रचना हुई थी, कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किए थे, उसी के आधार पर हुआ था। और यहाँ पर प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक रियासत को जनसंख्या के अनुपात में सीट दी गई थी। और अनुमानतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे और देशी रियासत को 93 सीटें दिया गया था। संविधान सभा के बाद विवाद 25 नवंबर 1949 को उस संदर्भ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो उक्ति थी, जो उन्होंने कहा था, उस संदर्भ में थोड़ा जिक्र कर लें तो उन्होंने कहा था कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र में सिर्फ वोट देने का अधिकार, उम्मीदवार बनने का अधिकार, प्रतिनिधि बनने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र का भी रूप देना चाहिए। समाज में भी ऐसी जीवंतता हो कि सबों को लगे कि हमारी राय ली जा रही है, हमारी सहमति ली जा रही है, हमारे अनुसार शासन किया जा रहा है, हमारे अनुसार समाज की व्यवस्था है, हमारे साथ सामाजिक अस्मिता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो वे सामाजिक लोकतंत्र पर अधिक बल देते रहे। और वे कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है वैसा मार्ग, जीवन का वैसा मार्ग जो व्यक्ति को क्या करे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे सिद्धांत को, जैसे आदर्श को उसे अपनाए, उसे उस सिद्धांत को अपनाने पर बल दे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता तीनों को अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, और तीनों मिलकर एक ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जो लोगों को गरिमा प्रदान करते हैं, जो विकास के लिए मुख्य आधार प्रदान करते हैं, जो समानता का भाव उत्पन्न करते हैं, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह लोकतंत्र के, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लोकतंत्र का मूल प्रयोजन ही विफल हो जाएगा। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है, और समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जाता है। अगर व्यक्ति स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं, स्वतंत्र होगा तो समानता का भी भाव होगा, समानता का भाव होगा तो स्वतंत्रता का भी भाव होगा, और नहीं स्वतंत्रता को समता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। तो कहते हैं समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर, स्वतंत्रता भी है, समानता भी, आपस में भाईचारा ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के साथ रहने की बात करते हैं। तभी सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा, तभी राजनीतिक लोकतंत्र हमारी सफल व्यवस्था के साथ टिक सकेगी। संविधान सभा का स्वरूप, तो हम ये देखते हैं कि 3 जून 1947 की योजना के बाद, चूँकि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार ही विभाजन के बाद हम देखते हैं कि सभी वे सब प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे, और अब संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, और जिन्होंने की अंतिम रूप से संपादित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और हम देखते हैं कि विभाजन और हिंसा के बीच हमारा संविधान का निर्माण होता है, उसमें काफ़ी अधिक विभाजन हुआ था। अल्पसंख्यक को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। हालांकि यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सभी लोगों ने वोट देकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी प्रतिनिधित्व के स्तर पर वे कहीं न कहीं बेहतर थे। हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति के 28 सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे, और अधिकतर कांग्रेस के सदस्य थे। वहीं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के रूप में थी जो विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर कर रही थी। कांग्रेस से हालांकि 82% सीट कांग्रेस का था। संविधान सभा के कामकाज की शैली को देखें तो हम देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में मतभेद था, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत हित के आधार पर कोई मतभेद नहीं था।
और विभिन्न विषयों पर काफ़ी वाद विवाद हुए, विचार विमर्श हुए। जैसे शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, केंद्रीकृत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो इन सारे तमाम जितने भी मुख्य बिंदु आए सबों पर गहन विचार विमर्श हुआ, अपने अपने मत रखे गए और केवल एक ही प्रावधान था जो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया, वह था सार्वभौम देश मताधिकार, जिसका अर्थ था बिना किसी भेदभाव के सबों को वोट देने का अधिकार कि वह स्त्री है या पुरुष है, गोरे हैं, काले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, धर्म किसी भी धर्म के, किसी भी जाति की, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। इस बात को सर्वसम्मति के लिए संविधान सभा की 8 प्रमुख कमेटियाँ बनाई गई थी और जिसमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे थे। और यहाँ पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए भी काम किए गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया गया। उसी प्रारूप के आधार पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई और गहन विचार विमर्श कर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की अवधि में 166 दिनों तक संविधान सभा की बैठकें चली। आप यह जानते होंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, तो हम यह देखते हैं कि संविधान सभा उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। इसका अर्थ है कि संविधान निर्माण से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन से ही चर्चा हो रही थी कि देश में सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संरचना कैसी होगी, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन किन सामाजिक असमानताओं को हमें दूर करना चाहिए। तो इन सारी बहस जो समाज में पहले से तैर रही थी, इन सारे निष्कर्षों को संविधान में अंतिम रूप से स्थान दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से प्राप्त सिद्धांतों को जवाहरलाल नेहरू ने, हम देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में देखने को मिलता है। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 13 दिसंबर 1940 को उन्होंने किया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और दरअसल यह उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, जो प्रस्तावना हम अभी आज देखते हैं। और इस प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। साथ ही भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने का लक्ष्य रखा गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संप्रभुता, नागरिकता जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे संविधान में नियम, प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें तो है ही। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो व्यक्ति को आशा, उम्मीद जगी थी, उन सारी बातों को संविधान में स्थान दिया गया। उसके माध्यम से लोगों के विकास की कल्पनाएं को साकार करने का प्रयत्न किया गया। संस्थागत व्यवस्थाएं, तो यहाँ पर संविधान को प्रभावी बनाने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित रूप से व्यवस्थित किया जाए। और सभी संस्थाएं यदि व्यवस्थित नहीं होगी तो फिर घालमेल होगा, फिर ओवरलैप होगा। जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक सरकार की यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्था की गई। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सबों को अलग अलग शक्ति प्रदान की गई। सबों में समुचित संतुलन स्थापित किया गया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया और संसदीय शासन व्यवस्था में आप जानते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका, तो यहाँ पर शक्तियों का वितरण होता है। कार्यपालिका को सरकार चलाने की स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है, कानून के क्रियान्वयन की बात होती है, वहीं विधायिका उस पर अंकुश लगाती है, उस पर नियंत्रण रखती है। संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई। इसके आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया। हम देखते हैं कि शासकीय संस्थाओं को और अधिक संतुलित बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभव को यहाँ पर ग्रहण किया। विभिन्न देशों से अनेक प्रावधान को ग्रहण किया गया, जो अच्छे लगे उन्हें ग्रहण किया गया। और ये विचार जो ग्रहण किए गए दूसरे देशों के संविधान से, ये कुछ नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप ग्रहण किया कि हमारे देश के अनुकूल वो परिस्थितियाँ हैं। उस बात को अपनाने से अपने देश का विकास हो सकता है, इसीलिए उस बातों को अपनाया गया। तो विभिन्न देशों के संविधानों से प्रावधान अपने देश में लिए गए। तो कुछ मुख्य रूप से अगर देखें तो जैसे कि ब्रिटिश संविधान है, तो यहाँ से क्या लिया गया, तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला कैसे होगा, कौन जीतेंगे, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया।
संसद ही सर्वोच्च होगी, कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। एक ही नागरिकता की एक ही नागरिकता होगी, ऐसा नहीं कि बिहार के अलग भारत के अलग, नहीं, पूरे भारत की एक नागरिकता होगी। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की अलग केंद्र की अलग, लेकिन ब्रिटेन में एक ही नागरिकता होती है। उसी तरह अपने देश में भी एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया। कानून का शासन, कानून के अनुसार शासन संचालित किया जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष को वरीयता नहीं दी जाएगी। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, जो अध्यक्ष होंगे लोकसभा में। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति जैसे कि वहाँ इंग्लैंड में है कि राजा को क्षमादान की शक्ति होती है, उसी तरह राष्ट्रपति को अपने यहाँ क्षमादान की शक्ति होती है। कानून निर्माण की विधि, कानून का भी निर्माण किया जाएगा, यह भी विधि के आधार पर किया जाएगा, संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। तो इन सारी बातों को ब्रिटिश संविधान से अपने देश में ग्रहण किया गया। कुछ बातें अमेरिका के संविधान से लेकर, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन से समझते होंगे कोई भी कानून का निर्माण यदि संविधान के अनुकूल नहीं होता है तो न्यायालय को यह अधिकार होता है कि उसे रद्द कर दे। लोकतंत्र, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इन सारी बातों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। वहीं आयरलैंड के संविधान से क्या बातें ली गई, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समझते हैं कि राज्य कल्याणकारी, विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी नीति को लागू करता है, कानून बनाता है। 36 से 51 तक में उसका जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन की बात, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, तो इन सब बातों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान की बात करें तो वहाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से कुछ मूल बातें ली गई है। संघात्मक सरकार का स्वरूप, अर्थात इसका हुआ कि केंद्र सरकार भी रहेगी, राज्य सरकार भी रहेगी, वहीं राज्यों की दोनों सरकारें है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं कहीं अधिक मजबूत हो जाती है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो इन सारी बातों को विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है। आपातकाल का अधिकार, आपातकाल का सिद्धांत जो जर्मनी के संविधान से लिया गया, जर्मनी के उमेर संविधान, वहाँ से लिया गया। इस प्रकार विभिन्न देशों के संविधान से भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को लिया गया है। वैसी बातों को लिया गया जो उन्होंने लगा कि इससे अपने देश के नागरिकों का भला होगा। कोई दूसरे संविधान को हूबहू नहीं उतार लिया गया, बल्कि एक पॉइंट मार्क लिया गया अपने देश के अनुकूल। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब प्रश्नोत्तरी। प्रश्नावली में क्या क्या प्रश्न, तो प्रश्नावली को देखें तो पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन संविधान का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर कहा जाए तो यहाँ पर उत्तर, अगर 4 ऑप्शन है तो उत्तर यहाँ पर हुआ, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो संविधान का कार्य नहीं है। बाकी कार्य संविधान के अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये नागरिकों के अधिकार की गारंटी तो सही है, संविधान से नागरिकों के अधिकार गारंटी मिलती है। यह शासन के विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, तो ऐसा भी करता है। विभिन्न शक्तियाँ जो होती है समूह की शक्ति का रेखांकन करता है कि आप कार्यपालिका की यह शक्ति, विधायिका का यह शक्ति, न्यायपालिका की यह शक्ति। वह कुछ साझे मूल्यों को अभिव्यक्ति करता है, तो सही है, संविधान साझे मूल्यों को अभिव्यक्त करता दिखता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतरीन दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। तो इसका उत्तर हम कर सकते हैं सी नंबर। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। आगे अगर देखा जाए 3 नंबर, तो बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या गलत है। निम्नलिखित में कथन सही है गलत, तो कौन नंबर है, तीसरा। हाँ, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो यह सरकार के गठन और उसकी शक्ति के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ये सही बात है, सरकार का गठन कैसे होगा यह संविधान हमें बताता ही। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। तो यह कैसे कथन गलत है। अगर लोकतांत्रिक देशों में नहीं भी है तो भी संविधान की आवश्यकता तो हर जगह पड़ती है, तो यह कथन गलत प्रतीत होता है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज, और इसे आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, ये भी गलत है। कानूनी दस्तावेज सही है, लेकिन आदर्श और मूल्य तो सरोकार है ही, उसी के अनुरूप हमारे संविधान को ढालने का प्रयास किया जाता है। घ नंबर है, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। ये बिल्कुल सही बात है, संविधान अपने नागरिकों को एक नई पहचान देता ही है। नंबर, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं, अपने उत्तर का कारण बताएं। तो क नंबर है, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुआ, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। अब आपको बताना है कि यह अनुमान सही है या नहीं है, अगर कारण भी देना है यहाँ पे। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, ऐसा बात तो नहीं है यह अनुमान। और
जनता के अनुमान की नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, सभी नागरिकों द्वारा तो नहीं किया गया था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अनुमान सही है, क्योंकि सीमित मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। सभी लोगों को मत देने का अधिकार तो नहीं था। देशी रियासतों जो प्रतिनिधि चुने गए थे उनका चयन तो मनोनयन के आधार पर ही हो गया था, इसलिए यह कथन तो सही प्रतीत होता है। ख नंबर, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, तो यह तो ऐसी बातें नहीं है, यह अनुमान गलत लगता है, यह सही नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान बनाने की प्रक्रिया में तो बड़े फैसले लिए ही गए थे, सभी सदस्यों में आम सहमति थी ही। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि, क्योंकि हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, भीमराव अम्बेडकर, ये सभी ऐसे विचारक थे जिनकी प्रत्येक विषय में अपने अपने राय होते थे। हर कोई एक मत एक बार में सहमत हो जाए ऐसी बातें नहीं हो थी, तो अलग अलग मत थे। शासन प्रणाली की बात करें अथवा केंद्र राज्य संबंध की बात करें अथवा अन्य कोई प्रावधान हो, तो गहन विचार विमर्श करने के बाद ही फैसले लिए गए थे। अगला नंबर है, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। तो यह सही है कि विश्व के अन्य देशों से अपने देश के हित संवर्धित करने वाली बातों को संविधान में स्थान दिया गया, लेकिन जिस कारण यह अपने आप में मौलिक बन गया है, हम यह संविधान में मौलिकता नहीं है यह हम नहीं कह सकते। यह अनुमान हम कहते हैं कि यह अनुमान गलत है। में भी क्या है, तो इसमें प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में में से प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में उदाहरण दें। तो इसका निष्कर्ष का पुष्टि करता है, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, इनके लिए जनता के मन में आदर था। तो यह उपयोग, ये जो तथ्य कह रहे हैं यह बिल्कुल ही सत्य है। संविधान निर्माण में जो संविधान सभा के नेता थे, जनता में उनके प्रति विश्वास की भावना थी, उनके प्रति आदर का भाव था। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अधिकांश नेता राष्ट्रीय आंदोलन से संघर्ष कर रहे थे। इन नेताओं ने सभी जाति समुदाय धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व भी किया। संविधान निर्माण के समय भी जनता की आशाओं, उम्मीदों, आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा। इन नेताओं के प्रति जनता के दिल में हमेशा आदर रहा। ख नंबर, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, संविधान ने कार्य का तो बंटवारा किया है और उलटफेर भी आसानी से नहीं किया जा सकता है। कार्यपालिका देखें, विधायिका देखें, न्यायपालिका देखें, तो सबों में स्पष्ट रूप से शक्तियों का पृथक्करण किया है। कार्यपालिका में का कार्य कानून का क्रियान्वयन करना है, विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना है, न्यायपालिका का कार्य देखना है कि संविधान सम्मत सभी कार्य हो। चेक एंड बैलेंस अर्थात नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाते हुए तीनों अंगों को एक दूसरे से अलग और मनमानेपन पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका की कार्यप्रणाली पर विधायिका अर्थात संसद का नियंत्रण रहता है। विधायिका का कार्य संविधान के अनुकूल कानून का निर्माण में हो, इसके लिए न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन भी सकती है। अगर विधायिका भी कुछ गलत करती है, कोई संविधान के विरुद्ध कुछ कानून का निर्माण करता है, तो फिर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को उस कानून को रद्द करने का भी अधिकार हो जाता है। जो नंबर है, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। तो इसके संदर्भ में कहें तो सही है, संविधान का कार्य ही है कि आकांक्षा को पूरा करना, सैद्धांतिक व्यवस्था हो, तो सरकार को इतनी शक्ति प्रदान करें कि कल्याणकारी योजना को अमल में ला सके। सरकार न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर सके। हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार के माध्यम से जनता के सर्वांगीण विकास के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से राज्य से अपेक्षा की गई कि अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि के साथ साथ जन कल्याण हेतु कारगर कदम उठाए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। 6 नंबर प्रश्न देखें तो, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों का और जिम्मेदारियों का साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगी? तो यह बात तो सही है, संविधान में स्थापित विभिन्न संस्थाओं के सहयोग एवं क्रियान्वयन से सरकार शासन का संचालन करती है। साथ ही हम यह भी कहते हैं सभी संस्थाओं की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर देती है कि सभी अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें एवं दूसरी संस्थाओं से टकराव की नौबत न आए, न ही संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन करे। अगर शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण नहीं होगा तो कोई सदस्य तानाशाह भी बन सकता है, का संविधान को भी नष्ट कर सकता है। भारत से जैसे देशों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को अलग अलग शक्ति सौंपी गई है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों को भी स्पष्ट वर्णित कर दिया गया है ताकि संघात्मक राज्य होने के कारण कोई टकराव की स्थिति न बने। कार्यपालिका का कोई कार्य यदि गलत लगता है तो विधायिका उस पर अंकुश लगाती है। जनता के मौलिक अधिकारों का हनन न तो कार्यपालिका कर सकती है न विधायिका कर सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह कह सकते हैं कार्यों का निर्धारण न होगा तो सभी संस्थाओं में टकराव की स्थिति बनेगी और जनता की परेशानी तब फिर बढ़ेगी। नंबर क्वेश्चन है, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे?
तो ऐसा संविधान नहीं हो सकता है। संविधान शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए जरूरी हो जाता है। संविधान नागरिकों के विकास एवं बेहतरी के लिए ही बनाई जाती है और शासक हमेशा चाहता है कि वह सर्वशक्तिशाली बनी रहे। वहीं सरकार नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण न करे, इसके लिए सरकार की शक्तियों पर संविधान द्वारा सीमा भी लगाया जाता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है और इस अधिकार का हनन सरकार नहीं कर सकती है। लोग अपनी रुचि के अनुसार व्यापार कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के तरह व्यक्ति की आज़ादी के साथ कहीं भी आने जाने बसने आदि की स्वतंत्रता प्राप्त व्यक्ति को ऐसा कोई संविधान नहीं हो सकता जो अपने देश को कोई अधिकार, देश के नागरिकों को कोई अधिकार ही न दे, क्योंकि अधिकार व्यक्ति को क्षमता प्रदान करता है, वहीं वो सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का भी निर्वहन इसके माध्यम से करता ही है। 8 नंबर प्रश्न है, जब जापान का संविधान बना तो दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद न हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह से अलग है? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जब जापान का संविधान बना तो अमेरिका के कब्जे में जापान था। इस नई संविधान जो बनाएगी इसे शांति संविधान भी कहा जाता है। यह अमेरिकी सेना के नेतृत्व में तैयार किया गया था। अमेरिकी सैन्य और नागरिक अधिकारों की एक समिति द्वारा इसे तैयार किया गया था। चूँकि जापान अमेरिका के कब्जे में था, ऐसा प्रावधान होना असंभव ही था जो अमेरिकी सेना को पसंद नहीं हो। 3 मई 1947 को हम देखते हैं कि इस संविधान को लागू कर दिया गया। इसमें शक्ति के केंद्रीकरण एवं मानव अधिकारों की गारंटी, ऐसी बातें तो थी। वहीं 1889 से चली आ रही मीजी संविधान से यह अलग था, जिसमें अब संप्रभुता सम्राट से छीनकर जनता में निहित कर दी गई थी। जिस मीजी संविधान में जापान की शक्ति बढ़ाने की बात और पश्चिमी देशों से प्रतिस्पर्धा करने की बात कही गई थी, वह अनुच्छेद 9 के तहत युद्ध और युद्ध की क्षमता के रखरखाव को त्याग दिया, केवल आत्मरक्षा के लिए न्यूनतम बलों की अनुमति दी गई। इस तरह के संविधान बनाने में कठिनाई तो आती ही है। और अगर भारत के संविधान से तुलना करें तो भारत के संविधान निर्माण की कहानी इससे अलग है। ये संविधान अपने ही देश के द्वारा लोगों को बनाया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जिन समस्याओं का अनुभव किया गया था, संविधान बनाकर उससे दूर किया गया। दुनिया भर के संविधान से अपने देश के अनुकूल क्रियान्वित होने वाली अच्छी बातों को संविधान में स्थान दिया गया। 9 नंबर देखते हैं, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज और इस कारण पुराना पड़ चुका है, इसको किसी ने इसको लागू करते इसमें मुझसे राय नहीं मांगी, या इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज को की बातों का पालन क्यों करूँ। अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? देखिए, संविधान 79 साल हो गया पुराना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पुराने दस्तावेज के रूप में आज भले ही दिख रहा हो, लेकिन ये आज भी जीवन दस्तावेज के रूप में है। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संविधान अपने आवश्यकता के अनुरूप संविधान में हम संशोधन भी करते रहे हैं। देश में दुर्भाग्य से आपातकाल भी लगा, पर कुछ ही दिन के लिए, ऐसा नहीं कि सशक्त तानाशाह हो गया। हमारा लोकतांत्रिक चरित्र पुनः संवर कर सामने आया। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बदलने के साथ ही संविधान में भी इस तरह लचीलापन और कठोर स्वरूप प्रदान किया गया है कि लोक कल्याण के हित में सरकार भी कानून बना सके। प्रत्येक व्यक्ति से संविधान निर्माण के समय राय मांगकर संविधान का निर्माण करना यह संभव नहीं है। तथा संविधान सभा के संदर्भ में का प्रतिनिधित्व भी इस तरह हुआ था कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। हम देखते हैं कि संविधान सभा में 82% सदस्य तो कांग्रेस के ही थे। वहीं कांग्रेस की कोई कट्टरवादी पार्टी की तरह नहीं थी, बल्कि विभिन्न वर्गों, धर्मों, विचारधाराओं और जातियों का प्रतिनिधित्व करती थी। अतः प्रश्न में व्यक्त किए गए विचार हमें तो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते हैं। प्रश्न 10 है, संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े हुए अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने 3 अलग अलग पक्ष रखें। क्या आप इससे किसी भी पक्ष से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? आप अपना पक्ष रखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क नंबर अगर देखें तो हरवंश कहता है कि भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। तो इसके पक्ष में अगर हम यह बात बोल सकते हैं कि हरवंश का कथन सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि जिस लोकतांत्रिक ढांचा की कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी वह पूर्णतः सफल था। संविधान प्रस्तावना की शुरुआत में हम देखते हैं हम भारत के लोग से होती है, जो ये बताता है कि संविधान के निर्माता हम भारतीय हैं। इस देश की संप्रभुता जनता में वास करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति सहभागी बनते हैं और जिस तरह को बहुमत मिलता है, शांति से सत्ता का हस्तांतरण भी यहाँ होते रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार संविधान देता है, जिसके सारे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। कोई व्यक्ति को जहाँ मनमाना ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वहीं व्यक्ति दायरे में रहकर हर कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय को स्वतंत्रता भी प्राप्त है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हम के लिए भी देखते हैं हम हर जगह आरक्षण भी का भी प्रावधान किया गया है। वहीं ख नंबर है, नेहा का कहना कि संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है।
क्योंकि ऐसा नहीं हो, इसलिए संविधान वो सफल है। यहाँ पे इसके पक्ष में कहते हैं कि विपक्ष में आपको क्या लगता है, तर्क दीजिए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यह कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि ये सैद्धांतिक तौर पर तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा जैसी स्थापित करने की बात तो कही जाती है। व्यवहारिक धरातल पर जब हम इसमें खान बनने की बहुत सारी खामियां भी दिखती है। हम देखते हैं कि इसमें दायित्वों के निर्वहन में संविधान कहीं और सफल तो नहीं हो गया, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन एक और जहाँ युक्तियुक्त प्रतिबंध को उचित ठहराया गया, वहीं सामाजिक संरचना में जब कोई दबंग व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को दबाने का प्रयास करता है तो स्वतंत्रता पर प्रश्न तो उठने ही लगता है। एक और कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, तो दूसरी ओर आज भी जब महिलाओं के साथ भेदभाव, अत्याचार, बलात्कार ऐसी बातें होती है तो हमें लगने लगता है कि स्वतंत्रता तो भी हमें बाकी है। दबे कुचले लोगों का जब शोषण होता है, मजदूरी नहीं मिलने के कारण मजदूर जब वापस घर लौट आता है, तो लगता है कि समानता भी वास्तव में कोसों दूर है। मारपीट, दंगा, अभद्र व्यवहार, सांप्रदायिकता आदि देखकर लगता है कि भाईचारा की भावना से हम लोग कोसों दूर है। यद्यपि कि पूरी तरह असफल नहीं है, लेकिन जब पीड़ित दिखते हैं तो मन में प्रश्न तो जरूर उठते हैं। गौ नंबर नाजिमा कहती है संविधान असफल नहीं हुआ है, हमने उसे असफल बनाया। क्या आप इनमें से किसी एक पक्ष से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो आप अपना पक्ष रखें। तो कह सकते हैं संविधान जितना अच्छा बना दिया जाए, उसे लागू करने वाले सही नहीं होंगे तो संविधान तो सफल होगा ही। क्योंकि यहाँ पर नाजिमा के कथन को पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब तानाशाही शासन अथवा दबे कुचले लोग आज भी दिख जाते हैं तो ऐसा जरूर लगता है कि हमारा संविधान तो सारा व्यवस्था कर ही दिया, लेकिन उसे लागू करने वाले संस्थाओं की उदासीनता, निष्क्रियता, भ्रष्टाचार आदि कारण संवैधानिक प्रावधान क्रियान्वित नहीं हो पाते और हमारा संविधान असफल हो गया। न्यायपालिका आदि यदि ये नहीं कहता है कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने संविधान भी बदल दिया था। शिक्षा के अधिकार, काम के अधिकार, समान काम, समान वेतन, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, स्वस्थ स्वास्थ्य सेवा, इस सब में खामियाँ आज भी दिख जाती है। और ऐसा देखने के बाद लगता है कि भ्रष्टाचारी नेता अधिकारी हमारे संविधान को कहीं न कहीं वो सफल बना दिए हैं।